नमस्कार दोस्तों। जो काम दुनिया भर के कई सारे देश नहीं कर सकते वो काम अकेला इजराइल कर सकता है। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जब अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय इजराइल ने इराक के अंदर जाकर ऐसे सैन्य अड्डे बनाए जिसके बारे में इराक की सरकार को पता भी नहीं चला और वहीं बैठे बैठे लगातार ईरान को ठोकने का काम किया। अब जैसे इस रिपोर्ट को लेकर खुलासा हो रहा है तो कई सारे देश आपस में तिल मिलाना शुरू हो गए, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल के आती है ईरान की और इराक की। इराक के अंदर वो संगठन जो लगातार ईरान का सपोर्ट करते हैं, अब वो एक बार फिर से इजराइल को धमकियां देना शुरू हो गए हैं कि तुमने यहां आकर ईरान को ठोकने का काम किया था, इसलिए अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार का युद्ध और बड़े लेवल पर हम करने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं ये सैन्य ठिकाने कहां पर बनाए, इसके द्वारा इजराइल ने किस प्रकार से युद्ध में अपना काम निकलवाया और अब जो ये लगातार धमकी दे रहे हैं ये किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप और मिडिल ईस्ट के मैप में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको छुटकू सा एक देश दिखाई दे रहा होगा जिसने आसपास के खाड़ी देशों के नाक में दम कर रखा है। इसका नाम है इजराइल। इजराइल की एक तरफ बॉर्डर लगती है लेबनान के साथ में और एक तरफ की बॉर्डर लगती है फिलिस्तीन यानी कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के साथ में। अब आप सभी जानते हैं कि इजराइल इन दिनों यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला को किसने पाल रखा था? ईरान ने पाल रखा इनके साथ में। फिर बात करें हम गाजा पट्टी की, तो गाजा पट्टी के अंदर जो हमास बैठे हुए हैं उनको किसने पाल रखा है? तो उसको भी ईरान ने पाल रखा है। अब क्या हुआ, इजराइल एक तरफ तो यहाँ लेबनान में युद्ध लड़ रहा है, एक तरफ गाजा में युद्ध लड़ रहा है और तीसरा युद्ध उसका शुरू हो गया था किसके साथ में? ईरान के साथ में। अच्छा, ईरान के साथ में युद्ध शुरू हो उससे पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि मुझे कैसे निपटना है ईरान के साथ में। इजराइल बहुत अच्छे से जानता था कि ईरान के पास में कई प्रकार की मिसाइलें हैं और ऐसी मिसाइलें भी मौजूद होगी जिसे मैं रोकने में सक्षम ना हो पाऊं। इसने क्या किया, सीधे तरीके से गुप्त तरीके से यहाँ पर अपनी सेना को भेजा। कहाँ पर? इराक के अंदर। इराक में कहाँ पर? ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो इराक के अंदर ज्यादातर मरुस्थल इलाका है, पर यह बिल्कुल ऐसा इलाका है जहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है और ये वही इलाका है जहां पर सीधे तरीके से ईरान की बॉर्डर साझा होती है। मतलब ईरान की पश्चिमी बॉर्डर इसके साथ में साझा होती है। तो गुप्त तरीके से इसने अपनी वायुसेना को कहां भेज दिया? इराक के अंदर, और इस जगह उसने अपना एक गुप्त सैन्य ठिकाना बना दिया मरुस्थल के बीचों बीच इलाके में, जहां कोई दूर दूर तक कोई जनता दिखाई नहीं देती है। अब यहीं बैठे बैठे इसने अपने रडार सिस्टम लगा दिए, अपनी मिसाइलों को लगा दिया, यहां तक कि कुछ फाइटर जेट भी यहां पर भेज दिए। पर इराक की सरकार को कानो कान खबर नहीं पड़ी कि भाई साहब इस वाले इलाके में कोई दुश्मन देश आकर बैठ गया है और ये लगातार यहां से इसको ठोकने का काम कर रहा है। अब जरा अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जैसे ही मिसाइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो यहाँ पर जो रडार सिस्टम लगे हुए हैं वो तो इसको अलर्ट करेंगे ही करेंगे, पर एक रडार सिस्टम इसने यहाँ पे भी लगा दिया कि भाई साहब जैसे ही यहाँ से मिसाइल निकल के जा रही है ये रडार सिस्टम पहले से ही अलर्ट कर देगा इजरायली सेना को, और ये इजरायली सेना यहाँ बैठी हुई उसको कंफर्म करेगी। यानी आप मान सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से चाल चलकर यहाँ पर यह बैठा हुआ था, है ना। तो ये लगातार क्या कर रहा था, इसके हमले रोकने के लिए तैयारी कर रहा था। अब आप जरा देखिए आगे की रिपोर्ट में क्या कहा गया। अच्छा, ये रिपोर्ट प्रस्तुत किसने करी है? तो वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में इस बात को लेकर खुलासा किया गया है, और जैसे इसका खुलासा हुआ तो आस पड़ोस के देश तो थोड़े कंफ्यूजन में पहुंच ही गए, पर अमेरिका वाले तक सोच रहे हैं कि भाई साहब इजराइल ने ये क्या कर दिया, इसके बारे में हमें भी पता नहीं चला। और ये पूरा तामझाम कब लाकर बिठा दिया? फरवरी में। आप जानते हैं कि मार्च युद्ध में निकल गया था और फरवरी में ही ले जाके तामझाम रख दिया। मतलब तैयारी बहुत बड़े लेवल पर पहले से ही इसके द्वारा कर दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की सेना को लाकर बिठाया था इसने? तो अपनी वायुसेना को यहाँ पर तैनात किया था। क्यों वायुसेना को ही क्यों तैनात किया, उसका रीजन भी मैं आगे आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसमें यह कहा गया था कि जैसे ही 4 मार्च के दिन यानी 1 फरवरी को ये यहाँ पर आकर बैठ गए,
4 मार्च को इराक की कुछ सेना को इसके बारे में पता चला। सेना को ऐसे पता नहीं चल गया कि कोई सैटेलाइट इमेज उनके पास में चली गई या फिर कोई इराक की सेना यहाँ पर आई या कोई सरकार का व्यक्ति यहाँ आया इसलिए पता चला, नहीं। यहाँ पता इसलिए चला क्योंकि यहाँ से काफी दूर मात्रा में एक चरवाहा यहाँ पर पहुंचा था। चरवाहा आप समझते होंगे, जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं, बकरियां भेड़ वगैरह चराने वाले होते हैं, वो यहाँ से निकल रहे थे और निकलते हुए उन्होंने ऐसी कोई गतिविधि देखी जिसके बारे में उन्हें पता चला कि ये हमारे देश की है या किसी और देश की। तो इन्होंने जाकर इराक की सेना को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद में इराक की कुछ सेना ने बिना सोचे समझे यहाँ पर हमला किया और उस हमले में इजरायली सेना ने इराक की सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और वो मामला इराक की सरकार तक पहुंच ही नहीं पाया। यानी जो यहाँ पर जो सेना थी वो सीधा पहुंची थी, यहाँ पर युद्ध लड़ा और इराक की सरकार के पास उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि एक देश की जो सेना है वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी बात के सीधा लड़ने के लिए यहाँ पर आ गई थी। तो इराक के अंदर घुसकर बैठा था, तो उसके ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है? पहली प्रतिक्रिया में यह आ रहा है कि इराक की जो जनता है वो इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, क्योंकि एक तो इराक की जनता इजराइल को देश ही नहीं मानती है। यानी इराक एक ऐसा देश है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता है कि तुम किसी प्रकार के देश हो, बल्कि तुमने किसी की जमीन को हड़प कर वहां पर कब्जा किया है, यह इनका मानना है। दूसरा, इराक ऑलरेडी कई भागों में बटा हुआ है। कई भाग मतलब कुछ ऐसा पार्ट जो ईरान का सपोर्ट करता है, कुछ ऐसा पार्ट जो रशिया का सपोर्ट करता है, कुछ ऐसा पार्ट जो अमेरिका का सपोर्ट करता है और कुछ ऐसा पार्ट जो केवल प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए जो संगठन बैठे हुए हैं उनका साथ देता है। यानी इराक अपने आप में ही कई भागों में बटा हुआ है, एकता बिल्कुल भी यहाँ नजर नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है, तो जो इराक के अंदर बैठे हुए व्यक्ति किसका सपोर्ट करते हैं? तेहरान यानी कि ईरान का सपोर्ट करते हैं। उनमें से सबसे बड़ा संगठन आता है कातिब हिजबुल्ला, दूसरा आता है हरकत अल नजूबा और तीसरा आता है शिया मिलिशिया। यानी वो शिया जो ईरान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो अब आ गए हैं गुस्से में और उसी गुस्से के चलते अब वो सड़कों पर आ रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि अब हम इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश का हम सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए उसने हमारी जमीन को चुना और हमारी जमीन में बैठते हुए उसने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो हम उसको इतनी आसानी से माफ नहीं करने देंगे। और अब हम इसके लिए अमेरिकी सेना को भी बोलेंगे कि वो यहाँ पर आकर बैठी हुई है। यानी इराक के अंदर जो अमेरिकी सेना बैठी हुई है उन्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हम एक बहुत बड़े लेवल की कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी करेंगे। मतलब इजराइल की इन सभी चीजों को देखते हुए भारत को भी यहाँ पर सीखना चाहिए। क्या जिस प्रकार से इजराइल दुश्मन देशों के इलाके में घुसकर वहां पर सैन्य अड्डा बनाकर किसी और दुश्मन को ठोकने का काम कर देता है, क्या ऐसा काम भारत नहीं कर सकता है? आप जरा सोचो कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान बैठा हुआ है ना, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान में ये वाला इलाका बलूचिस्तान है ना, दूसरा वाला इलाका सिंध वाला हो गया, तीसरा वाला इलाका हो गया है पंजाब का और ये हो गया है खैबर पख्तूनवा वाला इलाका। अब आप मुझे जरा बताओ कि ये बलूचिस्तान जो 1949 के बाद से ही लगातार अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और भारत से मदद मांग रहा है, तो क्या भारत को बलूचिस्तान के अंदर जाकर सैन्य अड्डा नहीं बनाना चाहिए? भारत को पाकिस्तान को ठोकने के लिए इसी देश के अंदर जाकर अपने सैन्य अड्डे बनाकर या फिर गुप्त रूप से कोई मिशन नहीं चलाना चाहिए? अच्छा, इवन सिंध की भी अगर हम बात करें तो सिंध भी काफी हद तक भारत का सपोर्ट करता है ना, तो भारत को भी यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। भारत को भी मतलब इस देश को कानों कान खबर ना लगे और यहीं जाकर कहीं ना कहीं हमले शुरू हो जाने चाहिए। हालांकि अज्ञात हमलावर उनका काम कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़े लेवल पर जब युद्ध हो कहीं ना कहीं, तो उस युद्ध के समय भारत को यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी आस पड़ोस के जितने भी देश है सबसे दुश्मनी मोल ले रखी है और सबके साथ में लड़ाई लड़ने में माहिर है, तो भारत को भी समय रहते पाकिस्तान का इलाज करना जरूरी है। इवन बांग्लादेश का इलाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के ढाका के अंदर जमात वाला ग्रुप पूरा आकर एक्टिव हो चुका है और वो आने वाले टाइम में हमारे चिकन नेक को, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को जरूर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और ये बात भारत को वाकई में इजराइल से सीखने की कहीं ना कहीं दिखाई देती है और ये एक जरूरत भी है ना।
तो आप देखिए, अगर हम इराक वाले मुद्दे पर वापस लौट के आए तो इराक इन दिनों कई भागों में बटा हुआ है और वो लगातार अभी भी ईरान का सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये रहा इजराइल, है ना, कहाँ गया भाई, ये रहा इजराइल, ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल। इजराइल के आस पड़ोस में तो कई सारे देश हैं, फिर इसने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इराक को ही क्यों चुना? मतलब किसी और देश को भी तो ये चुन सकता था। इसी देश को चुनने की पहली वजह क्या है? अच्छा, अगर मैं इसकी पहली वजह आपको बताऊं तो पहली वजह यह है कि इराक मानता है कि यहां से लेकर यहां तक अमेरिका के कई प्रकार के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, है ना। इन सैन्य अड्डों में भी कहीं से भी मिसाइल अटैक हो सकता है, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। इवन इराक के अंदर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा मौजूद है, पर ईरान इस बात को भली भांति जानता है कि इराक के अंदर जो जनता है, खास करके सिया जो जनता है, वो मेरा सपोर्ट करती है। यहाँ पर बैठा हुआ संगठन जो है वो भी मेरा सपोर्ट करता है। इसलिए इतनी आसानी से ईरान नहीं सोचेगा कि इराक की तरफ से भी उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। पहली वजह कि जिस साइड से सोचा ना जाए कि उस साइड से हमला हो सकता है, दुश्मन देश अक्सर उन्हीं इलाके को चुनना पसंद करते हैं और इजराइल ने भी यही किया। इजराइल इराक के अंदर आकर बैठ गया, ईरान को पता भी नहीं चलेगा कि इस साइड से भी हमले हो सकते हैं। पहली वजह। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो ईरान के साथ में सीधे तरीके से इराक की पश्चिमी बॉर्डर साझा हो रही है। रेगिस्तान वाला इलाका जो सुनसान पड़ा हुआ है, इससे सीधी बॉर्डर साझा हो रही है, जिससे यहाँ बैठी हुई इजरायली सेना इस बात का बहुत आसानी से पता लगा सकती है कि इस वाले बॉर्डर इलाके में क्या हलचल चल रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा का पूरा तेल का भंडार मौजूद है ईरान का, है ना। दूसरा, सैन्य अड्डे की भी हम बात करें तो लगातार कई वाले इलाके में जो है इसका जो है व्यक्ति घूमते रहते हैं, तो इसके सैन्य ठिकानों का पता लगाना बड़ा आसान है जब दुश्मन देश के बॉर्डर इलाके में हम जाकर बैठेंगे। दूसरा, अगर इजराइल को किसी प्रकार से ऑपरेशन करना है, फाइटर जेट को भेजना है, तो वो यहाँ बैठे बैठे नहीं भेजेगा, यहीं से सीधे तरीके से फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और यहाँ उड़ान भरते हुए अगर ईरान की मिसाइल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, पायलट यहाँ से गिर गए, तो पायलट को ढूंढ कर ले जाने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत सीधे तरीके से इस देश की सीमा में ये एंटर कर जाएगा। अब ईरान के अंदर यहाँ से आने में और यहाँ से जाने में बड़ा फर्क है ना। दूसरा, अगर फाइटर जेट के किसी प्रकार की हथियार की, फ्यूल की किसी प्रकार की कमी हो जाती है, तो वो सीधे तरीके से यहाँ से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मतलब इजराइल का यहाँ फायदा ही फायदा है और इसी वजह से इसने इराक के इस वाली जगह को चुना है। दूसरा, ईरान के जो रडार सिस्टम है वो किस प्रकार से एक्टिव है, कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो इराक आपको दिखाई दे रहा है, इस इराक के अंदर ईरान का सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कौन है और कैसे कैसे बैठे हुए हैं, कैसे घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, उसका पता लगाने के लिए भी इजरायली सेना यहाँ घुस चुकी थी कि पूरी तरीके से इराक के अंदर घूमा जाए और पता लगाया जाए कि कौन लगातार इराक का सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है, वो इस प्रकार के कारनामे करने में माहिर है। तो क्या ऐसा कारनामा हमारा देश नहीं कर सकता है? क्या हमारे देश को आस पड़ोस के देशों के अंदर इसी प्रकार से गुप्त ठिकाने नहीं बनाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि जैसे इस रिपोर्ट के बारे में बातें सामने निकल के आ रही हैं, कई सारे संगठन अब धमकी देने पर उतर आए हैं कि हम एक बार फिर से हमला करने वाले हैं इजराइल के ऊपर। तो क्या एक बार फिर से युद्ध हो सकता है? और इस बार युद्ध हुआ तो उसके परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें ना, तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, जहां आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है और ये कोड है नारी100, जिससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जरूर से सीख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।